नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक महिला के साइन से देश में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून लागू हो गया है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण कब मिलेगा, ये तो सरकार बताएगी, लेकिन सिर्फ आरक्षण का कानून बना देने से महिलाओं को सम्मान और बराबरी के अधिकार नहीं दिए जा सकेंगे। इसका सबूत देश के अलग अलग इलाकों में हुई घटनाओं से मिला। कई राज्यों से आज देश की महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकी की, यौन शोषण की घटनाएं सामने आई। सबसे हैरान करने वाली खबर राजस्थान से आई, जहां पाली जिले में 4 साल की एक बच्ची से बदसलूकी की खबर फैलने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए। लोग अपनी बच्चियों को लेकर इतने दहशतज़दा थे कि स्कूल में भगदड़ मच गई। हालात संभालना मुश्किल हो गया। बच्चों और अभिभावकों के जाने के बाद स्कूल का जो मंजर था वो बेहद डरावना था। राजस्थान में महिलाओं से अपराध की इकलौती घटना नहीं थी। राजधानी जयपुर में एक महिला की अधजली लाश मिली। लाश किसकी है, पुलिस को 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं चला। ऐसी ही खबर बंगाल से आई, जहां एक महिला की हत्या की गई और फिर उसके शव का चेहरा जला दिया गया ताकि शिनाख्त ना हो सके। मुंबई में एक महिला को इंसाफ पाने के लिए अपने साथ हुई घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना पड़ा। महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं अलग अलग राज्यों की भले हों, लेकिन इनमें एक पैटर्न नजर आता है। महिलाओं को लेकर समाज का नजरिया दिखता है। आज की बात में आज हम इसकी बात करेंगे। मैं आपको विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर चल रही बहस के बारे में भी बताऊंगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, स्कूलों के बुरे हालात की नई तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फिल्मों को सेंसर बोर्ड से मिलने वाले सर्टिफिकेट पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह पूरा मामला क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज राजस्थान से आई तस्वीरों की। राजस्थान के लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितना डरे हुए हैं, इसकी बेहद डरावनी तस्वीर आज पाली जिले से है। पाली के एक प्राइवेट स्कूल पर आज बच्चों के पेरेंट्स ने धावा बोल दिया। सैकड़ों पेरेंट्स स्कूल के अंदर घुस गए। अचानक आई इस भीड़ को देखकर स्कूल का स्टाफ घबरा गया। अंदर घुसे पेरेंट्स ने स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिस वक्त पेरेंट्स स्कूल में घुसे उस वक्त क्लासेस चल रही थी। भीड़ को देखकर टीचर्स ने क्लासेस को अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद पेरेंट्स ने क्लास का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बच्चों के नाराज माता पिता ने स्कूल के स्टाफ के साथ मारपीट की, स्कूल की कुर्सियां मेज तोड़ डाली और काफी देर तक ऐसे ही अंदर हंगामा मचाया। जब पाली के इस प्राइवेट स्कूल में काफी देर तक बवाल होता रहा, पेरेंट्स समझाने पर भी शांत नहीं हुए, मारपीट और तोड़फोड़ चलती रही, तो स्कूल प्रशासन ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने स्कूल के अंदर से भीड़ को बाहर निकाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, स्कूल में को काफी नुकसान पहुंच चुका था। प्रदर्शन कर रही भीड़ के इस हमले से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे दहशत में आ गए। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। मारपीट और तोड़फोड़ देखकर बच्चे बहुत घबरा गए, दहशत में आ गए। भीड़ से बचने के लिए स्कूल में मौजूद बच्चे भी भागने लगे। कई बच्चे उस वक्त खाना खा रहे थे, इतना घबरा गए कि टिफिन भी स्कूल के कॉरिडोर में छोड़कर वहां से भागने लगे। आप सोच रहे होंगे ये सारा मामला है क्या। मैं आपको बताता हूं स्कूल के पर पेरेंट्स का ये गुस्सा क्यों फूटा।
स्कूल पर पेरेंट्स ने हमला क्यों कर दिया। असल में स्कूल में पढ़ रही 4 साल की एक बच्ची के पेरेंट्स ने उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोप है कि घटना स्कूल के अंदर हुई। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के ही टीचर पर है। पेरेंट्स का आरोप है कि इस घटना में स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ और मैनेजमेंट के लोग सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना करीब 1 हफ्ते पहले हुई थी। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। टीचर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन पेरेंट्स इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि स्कूल की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। स्कूल के संचालक को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर, बच्ची स्कूल में आई थी, 4 वर्षीय बच्ची है, एकदम छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। स्कूल प्रशासन के अंदर ये घटना हुई है और इसमें स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। कितनी शर्मनाक बात है। आज ये दलितों की बेटी है, आज अगर आप लोगों की बेटी है तो आप क्या कहते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में भी जांच जारी है और जो नामजद आरोपी था उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। 23 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र पर एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें परिवादियों ने बताया कि उसकी बच्ची के साथ में विद्यालय परिसर के अंदर किसी टीचर के द्वारा कोई हरकत की गई है। इस पर त्वरित मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान किया गया और पीड़िता के न्यायालय के समक्ष, पीड़िता और उनकी माताजी के न्यायालय के समक्ष कथन करवाए गए, जिस आधार पर अनुसंधान करते हुए जो आरोपी हैं शिक्षक, उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायालय के समक्ष पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। इसमें भी अग्रिम अनुसंधान जारी है और मामले का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर आपको और जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बात जो नहीं समझ में आ रही वो ये कि घटना कुछ दिन पहले की है। पुलिस आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर चुकी है, वो जेल में है। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पेरेंट्स आ पहुंचे और ये तोड़फोड़ की? नहीं, देखिए, पुलिस ने तो अब गिरफ्तारी की है, लेकिन सौरभ, बड़ी बात यह है कि 22 तारीख का अगर मामला है, यानी 10 दिन पहले का अगर मामला है और 10 दिन के बाद ये गिरफ्तारी होना, ये सबसे पहले तो सवालिया निशान उठाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। दूसरी बात ये सामने आ रही कि जिस दिन ये घटना घटित हुई उस दिन बच्ची जब घर पे जाके पूरा घटनाक्रम उसने अपने घर में बताया और उसके बाद जब इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो ये बताया गया कि लगभग 2 से 4 दिन तक के तो मामले को टरकाया जाता रहा। दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल ने कोई कार्रवाई नहीं की, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। यहां तक कि दबाव यह भी बनाया गया कि प्रिंसिपल की तरफ से कि जिस आरोपी का नाम यानी रवि गागोरिया, जो कि टीचर है, जिसको नामजद रखा है और जिसकी गिरफ्तारी अब हुई है जाके, उसके खिलाफ मामला दर्ज तो हुआ था लेकिन गिरफ्तारी ही नहीं हो रही थी। आरोपी को कुल मिला के माना जा रहा था कि बचाने की कोशिश की जा रही थी और अब चूंकि ये मामला सर से ऊपर उठ गया, इसी वजह से जितने भी पेरेंट्स थे वो अचानक से जब थाने पहुंचे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद स्कूल में पहुंचे। गुस्सा प्रिंसिपल के खिलाफ सबसे पहले था कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी के लिए नाम लिया है, बच्ची ने डर गई है, सहम गई है और उसके बावजूद पुलिस गिरफ्तार को क्यों नहीं कर रही है और पुलिस में शिकायत देने के बाद प्रिंसिपल उसको बचा क्यों रहे हैं, इस बात का गुस्सा था। और इस गुस्से को देखते हुए सारे पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे, जम के तोड़फोड़ की, बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन हम इसको नहीं कह सकते, ये नाराजगी है आम इंसान के अंदर जो कि अपनी बेटियों की सुरक्षा के लेकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं कि प्रशासन अगर इस तरीके से लचर रवैया करेगा तो वो किसके पास जाएंगे, गुहार किससे लगाएंगे। बचाने वाले के पास अगर गुहार लगाने जाते हैं वो और वो कार्रवाई नहीं करता और आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो वो कहां जाएंगे। इसी बात का गुस्सा और डर जो था वो आम इंसान के अंदर से फूट गया। स्कूल में तोड़फोड़ हुई है, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग थी, विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे कहीं ना कहीं दबाव हुआ। दबाव के बाद पुलिस हरकत में आई और रवि गागोरिया, जिसको 1 हफ्ते पहले यानी जिस दिन घटना हुई थी उस दिन गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी दिखाई। तो सवाल यही है कि आरोपी को 10 दिन तक के बचाने का प्रयास क्यों किया गया, क्या कमी रह गई कि जब एक बच्ची ने पूरी घटना बताई अपने माता पिता को, पुलिस को सबसे पहले बयान माता पिता के लेने चाहिए। एफआईआर इतना संगीन मामला है, वो भी तब जब गहलोत सरकार ये कहती है कि हम सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सबसे अग्रणी हैं और इस समय सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब होने के बावजूद लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों 10 दिन तक के उसको गिरफ्तार नहीं किया, प्रिंसिपल्स के बयान क्यों नहीं लिए गए। मनीष, देखिए, ये तोड़फोड़ को तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने जो सारा मामला बताया है तो ये पेरेंट्स क्यों इतना नाराज थे, क्यों इतनी
स्कूल के प्रति इनके अंदर गुस्सा था, नाराजगी थी, ये बिल्कुल समझ में आता है। शुक्रिया आपका। राजस्थान में पेरेंट्स को अपनी बेटियों की सुरक्षा का डर क्यों है, इसकी और वजह भी आपको बताता हूं। इस डर की वजह महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुबह सुबह एक महिला का अधजला शव मिला। ये महिला कौन है, इस वारदात को अंजाम देने वाले कौन हैं, ये काम उन्होंने क्यों किया, अभी कुछ साफ नहीं। लेकिन इस वारदात को बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया। हत्यारे महिला को गाड़ी से जयपुर के कानोता नाम के सुनसान इलाके में लेकर आए। गाड़ी से उतारने के बाद पहले उसे पत्थरों से मारा गया, फिर उसे घसीटते हुए सड़क किनारे लाए, वहां केमिकल से महिला को जला दिया। ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया कि आसपास के पेड़ की पत्तियां तक काली पड़ गई। वारदात रात के अंधेरे में हुई। सुबह जब आसपास के इलाके के लोग इस सड़क से गुजरे तो उन्होंने इस लाश को देखा और तब पुलिस को इसकी खबर की। घटनाक्रम कैसे हुआ है पूरा सीक्वेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे जो ब्लॉक्स बने हुए ब्लैक कलर के, इसमें नंबरिंग की गई है, मार्किंग की गई है 1 2 3 4 5 6। इसकी मार्किंग किस लिए की गई मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इलाके से, यानी जब इस महिला को कुछ लोग गाड़ी से लेकर आए तो यहाँ से घसीटते हुए महिला को लेके गए हैं। महिला को मारा है, पीटा है, पत्थरों से पीटा है और उसके बाद उसको फिर आगे ले जाकर जिंदा जला दिया गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे 10, यानी ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं इसके मुताबिक महिला को घसीटते हुए यहाँ पर लाया गया है। ब्लड स्टेन्स यहाँ पर मिले हुए हैं, जहाँ पर जो गोले बनाए गए हैं उसमें खून के धब्बे भी मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले उसको पत्थर से पीटा गया। पत्थर से पीटने के बाद जब महिला बेहोश हो गई तब उसके बाद उसके ऊपर बहुत ही कोई ज्वलनशील पदार्थ या केमिकल डाला है और उसको जिंदा जला दिया गया है। और आप देखिए, ये देखिए खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पर महिला को जिंदा जला दिया गया। कोई बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ, कोई केमिकल डाला गया है और केमिकल डालने के बाद यहाँ पर महिला को जलाया गया है। केमिकल कोई बहुत ही हाई इन्फ्लेमेटरी कोई केमिकल था। पत्ते पूरी तरीके से इस पेड़ के जल गए हैं। इस हत्या को लेकर पुलिस अब तक क्लूलेस है। एफएसएल की टीम ने वारदात की जगह से एविडेंस जुटाए हैं। घटनास्थल को देखकर ऐसा लगता है कि महिला को पहले पत्थरों से पीटा गया है, घसीटा गया है और फिर उसे जलाया गया है। लेकिन पुलिस की थ्योरी अलग है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में लगता है कि महिला की हत्या पहले ही कर दी गई थी। महिला जयपुर की नहीं है, उसे बाहर से लाया गया और पहचान छिपाने के लिए उसे जला दिया गया। डीसीपी ने कहा कि मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि महिला की हत्या करके और यहाँ पर उसको डिस्पोजल करने के लिए जलाया है और ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाला गया ताकि वो यहीं पे उसका जल के राख हो जाए। और घटनास्थल देखने से लगता है कि काफ़ी उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाला है। पहचान की जा रही है और जितनी भी गुमशुदगी और जो महिलाएं हमारे यहाँ पर जो लापता हैं या जिनके बारे में गुमशुदगी दर्ज है या जो केस में हैं, उनका अभी पता किया जा रहा है। ये कोई आपसी रंजिश लग रही है जिसकी समूल नष्ट करने का लग रहा है। जब तक इसकी पहचान नहीं होती तब तक ये डेड बॉडी, क्योंकि ये मिली है, ये बाहर से लाके और यहाँ जलाया गया है, तो उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव का माहौल है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को बीजेपी ने इशू बनाया। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। राजस्थान असेंबली में नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में रोज ऐसे मामले आ रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार और उनकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। राजस्थान के अंदर दुष्कर्म होना और रोज एक लोमहर्षक घटना घटित होना, एक नया निर्भया कांड को आकार लेना, रामगढ़ की घटना ना देखे बनती है ना सुने बनती है। ये दुर्भाग्य है। घटनाओं पर घटना होती है, सरकार मौन रहती है, पुलिस की कारगर कार्रवाई नहीं, अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान नहीं। ये एक तरह से अपराध और अपराधी दोनों को आगे बढ़ाने का क्रम हो रहा है। इसकी जितनी निंदा किया जाए उतनी कम है। राजस्थान की तरह ही बंगाल में भी बेरहमी से 25 साल की एक महिला की हत्या की गई। हत्या बांग्लादेश बॉर्डर के पास स्वरूप नगर इलाके में हुई है। 26 सितंबर को इस महिला की खून से सनी हुई लाश मिली थी। लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे, चेहरा जला हुआ था। नॉर्थ 24 परगना पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मारी गई महिला बांग्लादेश की नागरिक थी। बशीरहाट के एसपी जॉबी थॉमस ने बताया कि हत्या महिला से जेवर और पैसे छीनने के लिए हुई थी।
जिस शख्स ने हत्या की है वो स्वरूप नगर का ही रहने वाला है। बांग्लादेश की यह महिला मुंबई में काम करती थी। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि मरने वाली महिला वीजा पर भारत आई थी या फिर अवैध तरीके से। 26 सितंबर को गोविंदपुर गांव में बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर एक महिला का शव मिला था। महिला का चेहरा आधा जला दिया गया था। इस मर्डर की जांच करते वक्त हमने महिला की पहचान पता की। इस महिला का नाम सुमैया अख्तर वृष्टि है। ये शामपुर बांग्लादेश की रहने वाली थी। आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कई क्लू मिले। ये मुंबई के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। इसके साथ एक शख्स रहता था। टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से हमने इसके खिलाफ सबूत जुटाए और इसे गिरफ्तार किया है। इसका नाम नरचर अली मुल्ला है और बिधाड़ी का रहने वाला है। हत्या की इस वारदात को लेकर बीजेपी सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर है। बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है। खुद महिला हैं वो, लेकिन इसके बावजूद राज्य में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक महिला होके, एक होम मिनिस्टर होके, एक पुलिस मंत्री होके आज हर दिन हर जगह में आप कुछ भी हर से कागदी बोलिए महिला का हत्या हो रहा है, धर्षण हो रहा है, नाबालिका साबालिका धर्षण करके हत्या, एसिड अटैक। इसका क्या क्या मतलब क्या है? आप बोल रहे आप कन्याश्री दे रहे, आप बोल रहे आप जुबोश्री दे रहे, ये श्री दे रहे, वो श्री दे रहे, 500 रुपया दे रहे, देकर क्या फायदा हो रहा है? और आप पुलिस मंत्री होके आप टोटल फेल्यूर है। आज किसी का भी सुरक्षा नहीं है। अग्निमित्रा पॉल को जवाब दिया टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने। बीजेपी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है तो कुणाल घोष इस घटना के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि मरने वाली महिला बांग्लादेशी थी तो अमित शाह ही बताएं कि बीएसएफ की सुरक्षा के बावजूद महिला भारत कैसे पहुंच गई। स्वरूपनगर का जो इंसिडेंट, वो जो महिला जो है, अब देखिए वो बांग्लादेशी सिटीजन है, तो बांग्लादेशी सिटीजन बॉर्डर के पास 1 किलोमीटर के अंदर उसका ऊपर जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन वो आई कैसे? क्योंकि वो बॉर्डर तो अमित शाह जी के बीएसएफ के अंडर में है और ये जो लॉ है वो तो इधर उधर करके बीएसएफ के जुरिस्डिक्शन में तो 50 किलोमीटर्स बना दिया। 50 किलोमीटर्स इंस्टेड ऑफ 15 किलोमीटर्स, अभी तो 50 किलोमीटर्स बना दिया। तो एक औरत वो बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके इधर चला आया, कैसे आया, क्यों आया, उसके साथ कौन कौन थी? तो ये तो जानना पड़ेगा। ये सवाल का जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी के राज में एक महिला की हत्या हो गई और उनके नेता के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो बंगाल आई कैसे। राजस्थान और बंगाल की घटना को लेकर राजनीति केवल राज्य में नहीं हो रही, दिल्ली में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। बीजेपी ने बंगाल और राजस्थान दोनों राज्यों में हुई घटना को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मीनाक्षी लेखी ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी हर घटना के बाद पुलिस और प्रशासन को बचाती हैं, पीड़ित और समाज को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। इसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राजस्थान की घटना को लेकर प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और पूछा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा लगाने वाले लोग ऐसी घटनाओं पर चुप क्यों हैं? खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है। हैरानी होती है ये सब सुनकर कि बंगाल जैसा प्रदेश जहाँ पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं, और वहाँ के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमज़ोर होगी
तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। महिलाओं के विषय की बात आती है तो ये राजनीति करने के लिए तुरंत उतर पड़ते हैं। जहां जहां इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर तुरंत जो जवाबदेही है वो प्रशासन की बनती है और नियम कानून के अनुसार ऐसे सब मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। I.N.D.I.A. वालों से मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों के प्रति आप कुछ अपना बयान देंगे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर जिन लड़कियों की लड़ाई है उनके साथ आप खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? उन सब विषयों के ऊपर आपकी आवाज क्यों मिसिंग है? मीनाक्षी लेखी को जवाब दिया कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल और राजस्थान की बात तो करती है लेकिन उज्जैन की बात नहीं करती। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के मुद्दे को लेकर गंदी राजनीति कर रही है। आप राजस्थान, बिहार, बंगाल हर जगह का मुद्दा उठाइए, लेकिन क्या किन्हीं जगहों में पुलिस और प्रशासन ने ये लापरवाही दिखाई है जिसके चलते महिला और बच्ची के साथ ऐसा हुआ है? क्या कहीं पर पुलिस और प्रशासन ने एफआईआर लिखने से मना किया? क्या कहीं पर पुलिस और प्रशासन की देरी से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ? क्या कहीं पर पुलिस और प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा और एक बच्ची को, अबोध बच्ची को मानसिक रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया जबकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी? ये रेप वर्सेस रेप की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देनी चाहिए। ये इस देश की महिलाओं और इस देश की बच्चियों के खिलाफ है। उज्जैन का शर्मसार करने वाला रेप का आरोपी भरत सोनी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उज्जैन में इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, इसलिए पुलिस आरोपी को छुपाकर कोर्ट में लाई। उसके पैर में चोट है, इसलिए उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कल उज्जैन पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को अरेस्ट किया था। उज्जैन बार एसोसिएशन ने इस मामले में आरोपी का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि वकील भी समाज का हिस्सा है। इस घटना से पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए उज्जैन बार एसोसिएशन का कोई भी वकील इस आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है, दुष्कर्म की घटना, ये पूरे समाज को कलंकित करने वाली है। हम इसी सभ्य समाज से हैं और इस प्रकार से अगर इन दरिंदों को कोई इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई है तो समाज को क्या संदेश जाएगा? हमारे अधिवक्तागण इसके अंदर जब भी वहाँ पर न्यायालय में इनका ट्रायल चलेगी, हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हुए और वहाँ पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, यहाँ तक कि फांसी की भी मांग की जाएगी। और हमारा कोई भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी और कोई अधिकारी इन लोगों का किसी का साथ नहीं देगा। बेटे की हरकत से आरोपी का परिवार भी शर्मिंदा है। आरोपी भरत सोनी के पिता ने कहा कि वो तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, पुलिस भरत को गोली मार दे। पिता ने रोते हुए कहा कि वैसे भी उनके लिए वो मर चुका है। दुख तो बहुत है बाबूजी, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के बच्चे, मैं मर जाऊं मैं ऐसा मेरे को है। मैं क्या करूं? मैं एक दोनों में तो मर जाऊंगा। मेरी औरत क्या करेगी? वो क्या करेगी बेचारी? वो भी मरेगी। और बेचारी मैं समझा रहा उसको, मैंने कहा बेटा तुझे समझ कि हमारा छोरा था ही नहीं, मर गया ये। मत बोलो कि मेरा छोरा है ये। शर्म आ रही हमको बोलने में। हम क्या जवाब देंगे किसी को भी? हमको बाहर बैठने में शर्म आ रही। घटना तो सोमवार की सुन रहा है, ये तो रोज आ जाता सर पर के हमको जरा तक भी मालूम नहीं पड़ा सर। जरा तक भी मालूम पड़ जाता सर, मैं थाने में पुलिस को फोन करके बुला के बंद करवा देता मैं। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पुलिस ने क्यों पकड़ा? उसको पकड़ना नहीं था, गोली मार देनी थी उसको हाथ के हाथ ही, तो हम कम से कम भरी तो हो जाते। अब देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बने, बच्चियों का यौन शोषण रोकने के लिए पॉक्सो जैसा सख्त प्रावधान है, फिर भी महिलाओं पर जुल्म, बच्चियों के साथ अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महिलाएं अक्सर अपने जानने वालों के ही जुल्म का शिकार बनती है और फिर कई मामलों में उसकी शिकायत भी नहीं कर पाती। परिवार और रिश्तेदार भी बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यौन शोषण की शिकायत करने वाली महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए पुलिस और कानून तो अपना काम करे ही, समाज को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। महिलाओं के साथ बदसलूकी को लेकर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त सियासी हंगामा छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें वो महिला आरोप लगा रही है कि एक मराठी होने की वजह से उसे मुंबई की एक सोसाइटी में घर देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उस सोसाइटी में गुजरातियों का दबदबा है। तृप्ति देवरुखकर ये नाम है इन महिला का, और ये इल्जाम लगा रही हैं कि जब वो मुलुंड इलाके की शिव सदन सोसाइटी में अपने लिए ऑफिस देखने गई तो उनके साथ बदसलूकी की गई। सोसाइटी के 2 गुजरातियों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके पति के साथ मारपीट की और ये कहकर उन्हें वहां से भगा दिया कि उस सोसाइटी में मराठियों को घुसने नहीं दिया जाता। महिला ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और रोते रोते कहा कि आज मुंबई में एक मराठी मानुष के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। लेकिन मराठी मानुष और महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले सारे दल, पॉलिटिकल पार्टी, सारे नेता खामोश हैं। तृप्ति ने अपने वीडियो में आम मराठी लोगों पर सवाल उठाया और कहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई और कोई उनका बचाव करने के लिए भी आगे नहीं आया। घरचा देखावा करायचा असतो फक्त तुम्हाला, गणपतीला डेकोरेशनला आणि मोठं शिवमुद्रा लावायच्या असतात डेकोरेशनला। डोक्यात काय आहे का, मनात काय आहे का मराठी पण तुमच्या? राग येतोय मला सगळ्यांचाच, फक्त गुजराती माणसांचा नाही। मी असं नाही म्हणत की सगळी गुजराती माणसं तशी आहेत, पण आज जो मला अनुभव आला ना तो प्रातिनिधिक आहे। त्या अख्ख्या एका सोसायटीमध्ये मुलुंड वेस्ट मधल्या जर मराठी माणसं अलाउड नाही आहेत, आय अफ्रेड मुलुंड वेस्ट मुंबईमध्ये अख्ख्या अशी किती सोसायटी असतील। आज आलेला अनुभव आहे, असा किती लोकांना किती वेळा अनुभव येत असेल। दिस इज हॉरिबल। हे फ्युचर आहे मराठी माणसाचं महाराष्ट्रात। आणि अजूनही स्वतःला काय मनसैनिक आणि शिवसैनिक म्हणत असाल ना कोणी, नका म्हणू, काही अर्थ नाही तुमच्या काहीच म्हणण्याला। आणि ही फक्त राजकीय पक्षांची जबाबदारी नाहीये, ही आपली मराठी माणूस म्हणून, महाराष्ट्रीयन म्हणून काही जबाबदारी नाहीये का? आय ट्राईड टू क्वेश्चन देम, तर माझ्या अंगावर आले, माझ्या नवऱ्याला मारलं, चष्मा तोडला त्याचा, मला मारलं, माझा हात पकडला, एक मराठी माणूस समोर आला नाही, एकही नहीं। जैसे ही इस महिला ने मराठी मानुष के नाम पर सियासी दलों को धिक्कारा, वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स एक्टिव हो गए। विपक्षी दलों ने एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने इसके लिए सीधे तौर पर शिंदे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बयान बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे की तरफ से आया। पंकजा मुंडे ने कहा कि जब उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था तो उनको भी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ था। पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकारी घर खाली करने के बाद वो मुंबई में अपने लिए घर तलाश रही थी, तो कई सोसाइटीज ने उनको घर देने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि वहां मराठियों को रहने की परमिशन नहीं है। आज एका मराठी मुलीची व्यथा मी पाहिली। खरं तर भाषा आणि प्रांतवादामध्ये मला पडायला आवडत नाही। माझ्या राजकीय पूर्ण प्रवासात मी कधीही जातीवाद, धर्मवाद आणि भाषावाद याच्यावर टिप्पणी केली नाही। कोणी कोणत्या भाषेत बोलावं, कोणी कोणत्या भाषेत त्यांच्या घराची नावं ठेवावी, दुकानाची नावं ठेवावी, याच्यावर मी फार कधी उडी घेतली नाही। परंतु एक मुलगी जेव्हा एक रडून सांगत होती की इथे मराठी माणसाला घर देत नाही किंवा मराठी माणूस इथे अलाउड नाही, हे म्हणत असताना तिच्यावर जो प्रकार झाला तो प्रकार मला अस्वस्थ करणार आहे। कारण जेव्हा माझं सरकारी घर सोडून मला घर घ्यायचं होतं तर हा अनुभव मलाही बऱ्याच ठिकाणी आला की मराठी लोकांना आम्ही इथे घर देत नाही। माझं असं म्हणणं आहे, मी कोणत्या एका भाषेची, एका गोष्टीची बाजू घेत नाही, कारण मुंबईचं सौंदर्य हे प्रत्येक भाषेनी, प्रत्येक जातीनी, प्रत्येक धर्मानी नटलेलं आहे। ही राजकीय नसून आर्थिक राजधानी आपल्या देशाची आहे, त्यामुळे इथे सर्व जण यांचं स्वागतच आहे। परंतु आम्ही यांना घर देत नाही असं जर काही बिल्डिंगमध्ये बोलत असतील तर हे फार दुर्दैवी आहे। माझ्यासारख्या व्यक्तीला सुद्धा याचा अनुभव आला, हे फार दुर्दैवी आहे। या देशामधल्या प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक भाषेच्या प्रत्येक दुसऱ्या राज्याच्या लोकांना घर देण्यासाठी, कोणत्याही जातीच्या लोकांना घर देण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता काय, हा साधा माझा प्रश्न है। मामला मराठी मानुष का था तो शिंदे सरकार को घेरने में कोई भी पार्टी पीछे रहना नहीं चाहती थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत बोले, उन्होंने कहा कि मराठी मानुष की इस बेइज्जती के लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर मराठी अस्मिता को गिरवी रख दिया है, इसीलिए आज मुंबई में गुजराती समुदाय के लोग एक मराठी महिला को धमकाने की हिम्मत कर रहे हैं। एक
तृप्ति देवरुखकर नाम की लड़की मुलुंड में शिव सदन बिल्डिंग में उनके ऑफिस के लिए जगह देखने के लिए गई, तो वहाँ से 2 गुजराती लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ मराठी लोगों को जगह नहीं मिलेगी। ये हिम्मत कैसे होती है? क्या ये बात ये पाटना में जाकर कह सकते हैं? क्या ये बात ये कलकत्ता में जाकर कर सकते हैं? क्या ये बात ये पंजाब में जाकर कर सकते हैं? क्या ये बात तमिलनाडु कर्नाटक में जाकर कर सकते हैं? लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो गंदगी की है इस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, ये उसका परिणाम है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी दिखाएंगे। संजय राउत ने हमला बोला तो एकनाथ शिंदे चुप्पी साध गए, लेकिन उनकी तरफ से बीजेपी ने मोर्चा संभाला। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने संजय राउत से पूछा कि जब इतने साल तक बीएमसी में शिवसेना का कब्जा था, तब उन्होंने मराठी माणूस की कोई फिक्र क्यों नहीं की? मुंबई मधला मराठी टक्का का घसरला? वर्षानुवर्ष होतं ना उद्धव ठाकरेंची सत्ता, महापालिकेमध्ये होती ना उद्धवजींची सत्ता, मग तरीही मुंबईतला मराठी माणूस आज वसई, मीरा रोड, भाईंदर, कल्याण, डोंबिवलीला का राहायला गेला? मुंबईमध्ये त्याला घर का घ्यायसारखं वाटलं नाही? का त्याला आर्थिक सक्षम केलं नाही? का वडापावच्या गाड्यात फक्त उघडून देऊन ठेवलं त्याला? इस मामले पर सबसे नपा तुला रिएक्शन एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है, इसलिए किसी को दूसरों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों को तो आगे आकर उस महिला को यानी तृप्ती को अपना घर देना चाहिए। अतिशय दुर्दैवी आहे, माणुसकी कुठे गेली? मला असं वाटतं की आपण ह्या सगळ्यामध्ये अडकून इतके पडलोय की माणुसकी राहिली आहे का नाही। आणि अनेक वेळा मला असं वाटतं की कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांनी पहिलं भाषण जे केलं होतं 1 मेला की मराठी माणूस कोण? तर महाराष्ट्रातला जो व्यक्ती महाराष्ट्रात राहतो तो मराठी माणूस, आणि त्याच्यामुळे एकामेकामध्ये हा म्हणजे अंतर आणणं हे पाप हे कोण करतंय? अर्थातच समाजामध्ये कोणीतरी हा द्वेष पसरवतोय ना, हे अतिशय दुर्दैवी आहे। आणि मी अतिशय ह्या गोष्टी म्हणजे माणूस की त्यातून एक महिला, तिला तर आदराने घर दिलं पाहिजे या मताची मी आहे। खबर मिलने पर राज ठाकरे की पार्टी भी एक्टिव हो गई। कुछ नेता मुलुंड जाकर पीड़ित महिला तृप्ति से मिले, उनको लेकर उस शिव सदन सोसाइटी पहुंचे जहां यह घटना हुई थी। बदसलूकी करने वाले प्रवीण तन्ना और नीलेश तन्ना से माफी मंगवाई और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। उनको बुला के वहाँ पे हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो जो इंसान थे वो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग का लिहाज करके उनको हम लोग ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो किया वो गलत किया और आपने जो गलत किया उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र की मराठी जनता की माफ़ी मांगी, उस सिस्टर की भी माफ़ी मांगी। उसके बाद उनको मुलुंड पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ 4 एफआईआर नोंद की गई है कल रात को देर तक। महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा हमेशा से सेंसिटिव रहा है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो खास तौर से मराठी मानुष के हित को लेकर एक्टिव रही है। ऐसे में तृप्ति के साथ जो भेदभाव हुआ उस पर ऐसी तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक थी। लेकिन सोसाइटीज में कई बार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ऐसे मनमाने फैसले कर लेती हैं, नियम बना लेती हैं और दूसरों को उनका पालन करने के लिए फोर्स करती हैं। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जब सोसाइटी में किसी खास तबके का या समुदाय के लोगों को एंट्री देने से मना कर दिया गया है। इस मामले में सरकार ये कर सकती है कि सोसाइटीज के लिए एक मॉडल रूल रेगुलेशन तैयार करे जिसे देश भर में सभी को अपनाना पड़े, तभी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। बिहार से एक बार फिर नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग उठी। दरगाह और मजार में नीतीश कुमार के लिए दुआएं मांगी गईं। नीतीश के फेवर में पटना में होर्डिंग्स लगाई गईं, पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई बिहार के फुलवारी शरीफ से। दरअसल नीतीश कुमार एक दिन पहले फुलवारी शरीफ में होने वाले सालाना उर्स में शामिल होने के लिए गए। नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह भी थे। नीतीश कुमार ने यहां हजरत मखदूम सैयद शाह की मजार पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, दुआ मांगी। पता लगा है कि इस दौरान वहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआएं पड़ गई। नीतीश कुमार तो इसे लेकर कुछ नहीं बोले,
लेकिन जब यह बात फुलवारी शरीफ से पटना पहुंची तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लीडर भाई वीरेंद्र ने इसमें एक और बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि बिहार से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, इस बार बिहार को मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन से उन्हें ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। बिहार देश की आज़ादी का पहला राष्ट्रपति दिया है, तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि बिहार का प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उसके लिए एलिजिबल है और अब सब आहर्ता रखते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री हमारी अपनी राय है कि उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहिए। नीतीश कुमार ने तो खुद कई बार इनकार किया है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम अपनी इच्छा बता दिया, उनकी इच्छा की बात तो नहीं हुई। जनता जो चाहती है कहती है वही नेता करता है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरे देश की विपक्षी एकता एक मंच पर आया है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नीतीश कुमार हो और बनाया जाए इनको प्रधानमंत्री। बीजेपी के लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे एक नया एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की बात चाहे कोई करे, लेकिन सच तो यह है कि लालू यादव बार बार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए असल परेशानी लालू यादव ही खड़ी करने वाले हैं। नीतीश कुमार चाहे हज भी कराएं, पीएम नहीं बन सकते। नीतीश बाबू व्याकुल भारत हैं और दरगाह पर क्या, खानकाह में क्या, वो हज करने भी चले जाएं तो प्राइम मिनिस्टर का पद खाली नहीं है। और आखिर खाली भी क्यों रहे? जो व्यक्ति 18 साल 19 साल मुख्यमंत्री रहे और उसका कद हीरो से जीरो हो जाए, जो 2010 में 115 सीट जीता हो और वो 2020 में घट के 43 सीट पर आ जाए, तो जो अपने पैर पे 18 साल में खड़ा नहीं मुख्यमंत्री जी हुए, वो मुख्यमंत्री जी को पूरे देश में ममता क्यों मानेगी, समता क्यों मानेगी, दूसरा क्यों मानेगा? आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, बिहार से प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे भाई, उनके बड़का भाई ही तो उनको लंगी मार दी है। उनका लंगी कौन मारा? लालू जी ने मांस बनाने के लिए सिखा रहे हैं राहुल को और बारात सजने के लिए कह रहे हैं। तो आप तो जानते हैं लालू जी को कि हंसते हंसते वो सब कुछ कह देते हैं। तो लालू जी ही उनके बड़े भाई, उनके सबसे बड़े लगड़ी मारक हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वो तो पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। जेडीयू ने आज फिर वही बात दोहराई। जेडीयू के लीडर खालिद अनवर ने कहा कि अगर बिहार के लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो इस पे क्या हर्ज है और बीजेपी क्यों परेशान है? दुआओं और प्रार्थना पे पाबंदी लगाना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी? यानी अगर बिहार के लोग, भारत के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करें, नीतीश कुमार विपक्षी एकता करें, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्त कराएं, नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर रही है उसके खिलाफ खड़े हों, अगर इसके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं हर जगह, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों व्याकुल है, क्यों परेशान है? वो समझ रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा इस देश से और देश को उनसे मुक्ति मिलने वाली है। और सिर्फ मज़ार पे नहीं, मंदिरों में, दरगाहों में, आश्रमों में हर जगह दुआएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार की विचारधारा को मजबूती मिले और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति मिले। नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम फेस बनाने को लेकर पटना से दिल्ली तक चर्चा हुई तो अरविंद केजरीवाल से भी इस पर रिएक्शन मांगा गया, लेकिन केजरीवाल ने इसका गोलमोल जवाब दिया। नीतीश कुमार को लेकर सीधा कुछ नहीं बोले। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के नाम पर आज भले ही कुछ नहीं बोला,
लेकिन जब उनसे पंजाब में कांग्रेस के एमएलए सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने खुलकर जवाब दिया। कहा कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। इसमें जो गुनहगार होगा वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, एक्शन तो होगा। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। असल में एक दिन पहले ही पंजाब की पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खेड़ा को चंडीगढ़ में उनके घर से अरेस्ट किया था। सुखपाल खेड़ा को 8 साल पुराने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस की पंजाब यूनिट लगातार इसका विरोध कर रही है। पंजाब कांग्रेस के लीडर्स का साफ साफ कहना है कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार राजनीतिक बदला ले रही है, पुलिस का इस्तेमाल करके कांग्रेस लीडर्स को परेशान कर रही है। आज यही बात कांग्रेस की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कही। पंजाब कांग्रेस के कई लीडर्स आज फाजिल्का में उस पुलिस स्टेशन पर गए जहां सुखपाल खेड़ा को पुलिस रिमांड में रखा गया है। कांग्रेस के लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें जानबूझकर सुखपाल खेड़ा से मिलने नहीं दिया। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि सब कुछ भगवंत मान सरकार के इशारे पर हो रहा है। हमें कहा गया कि आप बैठो, पानी पियो। जब पानी पिया तो कहने लगे चाय मंगाते हैं। हमने बोला चाय की जरूरत नहीं है भैया, मिलाओ, सुखपाल सिंह खेड़ा को मिलाओ। कह रहे एसएसपी आ रहे हैं। तो एसएसपी साहब आ गए, हम इंतजार करते रहे। एसएसपी साहब ने बोला कि भाई मैं आपको मिला नहीं सकता, मेरे को निर्देश है ऊपर से। हमने बोला ऊपर से किसके? कहते आप भी समझते हो। कहते मैं मिला नहीं सकता। तो मिलाया नहीं, उन्होंने मिलाने का काम नहीं किया। हमने बोला भाई हमने आपकी चाय क्या पीनी है, कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं, हम तो खेड़ा साहब को मिलने के लिए आए हैं। तो ऊपर के आदेश, मुख्यमंत्री के आदेश, डीजीपी के आदेश, सरासर धक्का, अन्याय। और इस प्रकार से धक्का जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये तो कभी अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ होगा मिलने का मौका। क्योंकि कोई सुखपाल सिंह खेड़ा कोई किसी क्रिमिनल तो नहीं है भाई। हैरानी वाली बात यह है कि सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के लीडर्स लगातार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर अभी भी आम आदमी पार्टी को कड़ा मैसेज देने से परहेज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो आज इसे पर्सनल मैटर कह दिया, कहा कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये निजी बातों को छोड़ दीजिए, है हम लोगों के राज्यों में हम एक दूसरे का खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन आज ये राज्य का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे पर ये एक आम सहमति है कि हमें भारतीय लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और फासीवादी ताकतों से लड़ना है। इसमें कहीं असहमति नहीं है। कांग्रेस के इसी रुख से बीजेपी को मौका मिल गया। पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस में आपस में फूट है। कई लोग सुखपाल खेड़ा की गिरफ्तारी पर खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। सुखपाल खेड़ा जी की जो अरेस्ट हुई है उससे एक बड़ी दो बातें सामने आती हैं। एक तो पंजाब कांग्रेस की जो फूट है, पंजाब कांग्रेस के अंदर जो जलन की भावना है, क्योंकि सुखपाल खेड़ा जी अकेले भगवंत मान जी के शिकार नहीं हुए, वो अपने साथियों की आंखों में भी रड़क रहे थे। उनकी गिरफ्तारी को लेके जो बड़े लीडर आज पंजाब कांग्रेस के हैं बड़े खुश हैं, उनके यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि इनसे तो पीछा छूटा। इन्होंने पहले सुखपाल खेड़ा को कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर किया था, ये कह के कि ये तो एक अनगाइडेड मिसाइल है। मैं समझता हूँ ना सिर्फ भगवंत मान जी बल्कि अपने खुद उनकी पार्टी के अंदर भी उससे ज़्यादा उनके दुश्मन वहाँ थे, जिसके चलते उनकी साजिश का और भगवंत मान जी की रंजिश का, दोनों बातों का शिकार सुखपाल खेड़ा जी। इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन सुखपाल खेड़ा को भगवंत मान ने गिरफ्तार कराया है, उनको जब 2015 में इसी मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था
तो यही भगवंत मान थे जिन्होंने इसका बड़ा कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब उन्हें सुखपाल खेड़ा के केस में मेरिट नजर आने लगी है। वैसे खेड़ा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। भगवंत मान के 32 विधायक उनके कॉन्टैक्ट में हैं। ऐसा लगता है कि सुखपाल खेड़ा को गिरफ्तार करके भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस को एक मैसेज दिया है कि सरकार मजबूत है और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी लेगी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इस झगड़े में बीजेपी और अकाली दल को अपने लिए उम्मीद दिख रही है। उनकी ये उम्मीद कितनी पूरी होगी, ये चुनाव आने पर पता चलेगा। साउथ इंडियन फिल्मों के एक एक्टर ने सेंसर बोर्ड पर एक बड़ा इल्जाम लगाया। एक्टर प्रोड्यूसर विशाल का आरोप है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उनकी फिल्म को पास करने के लिए उनसे रिश्वत ली है। उन्होंने अपनी फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड से पास कराने के लिए 6.5 लाख रुपए रिश्वत दी और यह पैसा उन्होंने 2 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया। विशाल ने दावा किया कि उन्होंने पहले 3 लाख रुपए की रकम एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की, फिर 3.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में भेजे और उसके बाद उनकी फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। विशाल ने कहा कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रोड्यूसर से फिल्म पास कराने के लिए रिश्वत नहीं मांगी जानी चाहिए। उन्होंने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से इस मामले में एक्शन लेने की बात की है और अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। This is about the scam that has happened, that has transpired in Central Board of Film Certification in Mumbai. Film certification के लिए हमने ऑनलाइन में अप्लाई किया. When my person had visited the place, there was an option given to us. 6.5 लाख का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए और सर्टिफिकेट मिलने के लिए. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट. और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ नॉर्थ इंडिया में. लेकिन ये दुखी की बात है जब मेरे लिए एक्टर को ऐसे हालत है तो दूसरा प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होगा, वही सोच मेरे दिमाग में है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में करप्शन को लेकर जब सीबीएफसी के पूर्व चेयरमैन पहलाज निल्हानी से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए रिश्वत मांगना बहुत गंभीर मामला है. ऐसे आरोप पर सीधे सीधे चेयरमैन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए. I appreciate and salute this producer who has come forward, and that also is a dub movie. Producer himself has said that he has paid the bribe around 6 lakhs rupees, and he has given the detail of account also in which account he has put this thing. But this is I think old practice. Now he has exposed the CBFC very well because सुना था जब ये गवर्नमेंट बनी थी देन वी हर्ड दैट न खाऊंगा न खाने दूंगा. बट CBFC खुलेआम खा रही है. टुडे every producer is harassed by the CBFC. They are not giving in time certificate, so it's required changes. Chairman should resign himself. इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की. एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने साफ कहा कि प्रोड्यूसर ने रिश्वत लेने वालों के नाम उजागर किए हैं तो अब पूरी जांच होनी चाहिए. देखिए, मैंने पूरा पढ़ा, उनका वीडियो भी देखा. विशाल का, साउथ के अच्छे एक्टर हैं, कि उन्होंने कुछ लगभग 6.5 लाख रुपया इन्होंने ब्राइब दिया हुआ है. 2 नाम भी दिए उन्होंने जिनके नाम पे उन्होंने ट्रांसफर किया है. एक M राजन है जिसके नाम पे 3 लाख रुपए ट्रांसफर किया और दूसरे हैं जीजा रामदास जी जिसके नाम पे 3.5 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है. मैंने पता लगाया तो ये दोनों जो नाम हैं ये CBFC के ऑफिशियल नहीं है. इसका मतलब कुछ एजेंट है जिस एजेंट को इन्होंने पैसे दिए होंगे अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए. डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयज़ करप्ट होंगे, उन्होंने पैसे मांगे होंगे तो अपने अकाउंट पे वो ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे. इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता. इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन को, इस एलिगेशन को, जो कि बहुत सीरियस है, इफ्तरा जो है वो एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती है. एक्टर विशाल के आरोपों को केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया है. आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि करप्शन के खिलाफ सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को जांच के लिए मुंबई भेजा गया है। उम्मीद है जांच से सच सामने आएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कनाडा पर एक बड़ा इल्जाम लगाया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सरकार भारत के डिप्लोमेट्स को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कनाडा में भारत के राजनयिकों को खतरा है, उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन कनाडा की सरकार कुछ नहीं कर रही। असल में विदेश मंत्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। आज वो वॉशिंगटन में थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। उनसे सवाल किया गया कि आखिर कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण क्यों हो गए, तो जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने भारत पर बिना सबूत आरोप लगाया, जबकि भारत ने तो कनाडा को इस बात के प्रमाण दिए हैं कि किस तरह कनाडा में बैठे आतंकवादी और अपराधी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कनाडा में भारतीय डिप्लोमैट्स की जान को खतरा है। Today I am actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. पाकिस्तान में आज एक के बाद एक 3 आत्मघाती हमलों में 58 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में आम नागरिकों के अलावा पाकिस्तानी फौज के जवान, पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सुसाइड बॉम्बर्स के इस ट्रिपल अटैक में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। तीनों ही आतंकवादी हमलों में मस्जिदों को निशाना बनाया गया। पहला और सबसे घातक सुसाइड अटैक बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुआ। उस वक्त वहां पर लोग ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। मस्जिद के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। तभी एक सुसाइड बॉम्बर ने इलाके के डीएसपी की गाड़ी के पास जाकर खुद को विस्फोटक से उड़ा दिया। बलूचिस्तान के इस धमाके में 53 लोगों की मौत हुई। इस धमाके के कुछ ही देर बाद खैबर पख्तूनख्वा के हांगू जिले में एक के बाद एक 2 आत्मघाती हमले किए गए। इन हमलों में 5 लोगों की मौत हुई। ये दोनों टेरर अटैक एक पुलिस थाने के अंदर बनी मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए। आत्मघाती हमलावरों ने थाने के अंदर घुसकर मस्जिदों पर हमला किया। अब पाकिस्तान सरकार ने रेस्क्यू टीमों को मस्तूंग भेजा है। क्वेटा समेत आसपास के इलाकों के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आज की बात में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।